अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले जो दो अहम तरीन मामलात हैं उन पर बात की जाए। इस वक्त जो एक बड़ा मामला है वो इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो कि ये हुकूमत हर हाल में चाहती है कि अगले इलेक्शन जो हैं वो उस EVM के तहत हों। इलेक्शन कमीशन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन इन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को मुतल्लिका वजारत जो साइंस और टेक्नोलॉजी की है उसने बेबुनियाद करार दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन यकीनन अपनी पावर रखता है, उसको एक्सरसाइज कर सकता है। फिर वज़रा के बयानात जो थे वो काफ़ी हाश, काफ़ी सख्त थे। फवाद चौधरी साहब बहुत सख्त बोले इलेक्शन कमीशन को लेकर। आज़म स्वाति साहब ने तो आग तक लगा देने की बात की इलेक्शन कमीशन को। इस पर अब चूँकि यकीनन इलेक्शन कमीशन का भी एक रिएक्शन सामने आ रहा है, वो नोटिस भी करना चाह रहे हैं दोनों वफाकी वज़रा को। अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने हैं। कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस की गई थी इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चूँकि बहुत हैपहैज़र्ड ये सारा काम है और इस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन के हैं। पहले कहा गया कि अपोजिशन सिर्फ मैं न मानूँ की एक बात कर रही है कि उन्होंने हर सूरत इस पर बात नहीं करनी, एग्री नहीं होना। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो फिर जो तक़वियत है वो मिली जो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात थे अपोजिशन के उनको। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस वक्त एक ये रियलिटी है जो एग्जिस्ट कर रही है। हुकूमत यकीनन ऑन बोर्ड लिए बग़ैर तमाम तर मामलात को चलाना चाहती है। मैं चाहूँगा इस पर हम ज़रूर कुछ बात करें, लेकिन इसके साथ साथ एक और जो इस वक्त मामला है वो मीडिया अथॉरिटी बिल का है। अपोजिशन ने कल भी इज़हार यकजहती किया सहाफ़ी बरादरी के साथ और यहाँ पर भी सोलो फ़्लाइट पर हुकूमत रहना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, ये हुकूमत जो कि बहुत मुतरफ़ रही मीडिया की और ये कहा भी जाता है कि बहुत बड़ा किरदार रहा कि आज ये जमात इक़्तिदार में है, यही किसी भी तरह अवाम इस वक्त मीडिया का गला घोंटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दीगर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मुशावरत कंसेंसस के बग़ैर तमाम तर इक़दामात करना और अपनी सोलो फ़्लाइट पर रहना, ये बज़ाहिर वो चीज़ें हैं जो इस वक्त हमारे सामने हैं। मैं चाहूँगा इन पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उज़्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और अली गौर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। मैं बैरिस्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बैरिस्टर साहब, इस वक्त चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हुकूमत ने कहा जो मर्ज़ी हो जाए, हम हर हाल में अगला इलेक्शन हमने इसी तरह से कराना है। इस पे इलेक्शन कमीशन के मामलात आ गए, तमाम तर चीज़ें आ गई। अपोजिशन और हुकूमत में गर्मा गर्मी हो रही है। तहफ़्फ़ुज़ात किन चीज़ों को लेकर हैं? अपोजिशन के भी क्या वही बातें जो इलेक्शन कमीशन ने कही हैं वही वजह बनती हैं कि मैलाफाइडी इंटेंशन लगती है इस सारे मामले में हुकूमत की, और देयर मोर रीजंस टू इट? देखिए, मुल्कों को गवर्न करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और अगर आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी इलेक्शन करवाना नहीं है। उसके लिए एक निगरान हुकूमत आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो इलेक्शन करवाएगी, और इलेक्शन करवाना उसका भी काम नहीं। जो प्राइमरी फंक्शन है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी काम है कि उसने साफ़ और शफाफ, गैर जानिबदाराना, आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद करवाना है। अब उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख़ को देखते हुए अगर समझे कि कवानीन में कोई सुकम है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, और उसके पास सारे इख्तियारात हैं ECP के पास, वो अगर चाहे तो वो अदलिया का किरदार भी अदा कर सकती है, किसी इदारे को बुला भी सकती है, और अगर ECP चाहे कि कानून साजी की ज़रूरत है तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बुला के और पार्लियामेंट के सामने एक दरख्वास्त कर सकती है या सिफारिश कर सकती है पार्लियामेंट को कि आप हमें फ़लाँ मामलात के ऊपर लेजिस्लेशन करके दें ताकि हम एक आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करवा सकें अपनी मुद्दत के ऊपर। तो इसके अंदर मुझे ये बताएं कि हुकूमत कहाँ से आ गई, हुकूमती वज़रा कहाँ से आ गए। तो इसका मतलब है कि वो आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होने देना चाहते। उन्हें पता है कि 2018 के इलेक्शन में उन्हें जिस तरह मुसल्लत किया गया है, सेलेक्ट करके बिठाया गया है, अब उसका वो नया कोई तरीक़ाकार लाना चाहते हैं कि EVM के ज़रिए वो कोई 2 नंबरी चलाएँ और उसके ज़रिए वो अपने आप को मुंतखब करवा के बैठ जाएँ। और यही वज़रा की ज़ुबानों पे है कि हम 2023 के इंतखाबात में भी हम जीत के आएंगे। परफॉर्मेंस इनके पास है नहीं,
जितने वादे किए थे कि बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आपने ज़रूर बात की, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अब तक जो किरदार है या जो परफॉर्मेंस है इलेक्शन कमीशन की या जो इंतखाबात माजी में मुल्क में होते रहे हैं, तब सभी पर उंगलियां उठती रही हैं। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, 2013 के इंतखाबात में आपकी अपनी जमात का भी मौक़िफ़ था कि मामलात ख़राब हुए हैं, लेकिन आपने कहा कि हम सिलसिले को चलने देना चाहते हैं, इसलिए हम बैठे हुए हैं पार्लियामान में। जब ये धरना दे के बैठे हुए थे तब भी इलेक्शंस पर रिजर्वेशंस थी, तो इलेक्शन कमीशन का भी तो अपना एक किरदार, एक सवालिया निशान। जी बिल्कुल अरसलान भाई, असल में अगर आप पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख को देखें तो शफाफ इंतखाबात करवाना मसला नहीं है। अगर तमाम इदारे ECP की मावनत करें और अपनी मर्ज़ी की पॉलिटिकल पार्टीज़ ना बनाई जाएं, अपने लोगों को तोड़ा ना जाए, किसी का रास्ता रोका जाए, किसी के लिए हमवार किया जाए, महकमा ज़राअत बीच में आके कैंडिडेट तोड़ के किसी को इलेक्टेबल्स किसी की जमात में भेजने लगे, मेला लग जाए किसी जमात के लिए और किसी के लिए ये तासुर दिया जाए कि इसे इस दफ़ा हुकूमत बनाने नहीं दी जाएगी। तो पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं? मैं इल्ज़ामात से बढ़ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे जाता हूँ, जो उन्होंने 1990 के इलेक्शन के बारे में कहा, जिसके बारे में ISI के चीफ हमीद गुल पूरा इसका लेते थे कि हाँ मैंने IGI बनवाया है, मैंने उम्मीदवार लिए हैं। उसके बाद शुजा पाशा साहब के भी सारी आपके सामने आ गई कि उन्होंने PTI किस तरह बनाई, किस तरह में नारे पा। तो असल मसला ECP के आज़ादाना करने का बहुत हद तक हो गया है और वो हमने किया है, पीपल्स पार्टी ने कानून साजी की है। लेकिन असल मसला ये है कि इदारों की इंटरफेरेंस रोकी जाए, एजेंसियां सियासी जमातों को ना तोड़ें और ना कोई अपनी मर्जी की सियासी जमात बनाएं, किंग्स पार्टी ना बनाएं, कैंडिडेट्स को उधर ना भेजें, मेला और नीलाम घर ना लगे, ज़मीर ना। राइट ही सर, बैरिस्टर साहब आपका पॉइंट आ गया, लेकिन अभी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि कहाँ जाकर कहाँ मामलात सेटल। ये मैं नहीं कह रहा आपके नाकदीन या आपके ओपोनेंट्स ये बातें कहते हैं, नहीं है, लेकिन एक नई चीज़ इस वक्त हम सुन रहे हैं या हमें सुनने को मिल रही है। मैंने कहा लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अब मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना फजल रहमान साहब की बातें आप सुन रहे हैं। सारी जिंदगी एस्टैब्लिशमेंट की सियासत की है, वो पीपल्स पार्टी को किस मुंह से ये कह सकते हैं? मैं सर इस पर बात करूंगा। मैं जरा आगे बढ़ते हुए अलीगौर बलोच साहब की जानिब आऊंगा। बलोच साहब, यही तहफ़्फ़ुज़ात आपके भी हैं जो इस वक्त जिनका जिक्र बैरिस्टर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, लेकिन हुकूमत चाहती है हर हाल में EVM मशीनें इतनी तेज़ प्रोडक्शन होना, वो कहते हैं K2 पर भी काम करेगी ये मशीन। एतराज़ात क्यों कर हैं समझना ये थोड़ा सा मुश्किल है कि क्यों नहीं बैठकर बात क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं इनको डिस्कस किया जा सकता चीज़ों को। अलीगौर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारी ये है कि ये नहीं है कि इन मामलात पर डिस्कशन नहीं हो सकती, लेकिन हर चीज़ का एक प्रोसीजर है। पहली बात तो ये है कि अगर आप इलेक्शन पर रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए तो ज़रूरी होता है कि आपके पास जो तजावीज़ हैं वो आप दीगर ऑपोजिशन की पार्टीज के साथ बैठकर डिस्कस करें, फिर उसके बाद जो उनके पास तजावीज़ हो वो आप लें उनसे। लेकिन इधर तो सूरत हाल ये है, चाहे कोई फ़लस्तीन का मसला हो, चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे कोरोना का पेंडेमिक आ जाए, वज़ीर आज़म तो असम्बली से गायब हो जाते हैं, ना वो असम्बली और पार्लियामान के लोगों को और अपोजिशन को फेस कर पाते हैं, बल्कि अपनी तरफ से एक ऑलरेडी मैनेज किए हुए फैसले इस 24 करोड़ आवाम के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत के पास तो इसका मैंडेट नहीं है कि वो एक जादू वाली मशीन उठाए और उसको लेकर टीवी चैनल्स के ऊपर जाए और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करे कि इस जादू वाली मशीन के जरिए अगले इलेक्शन होंगे। अगर उन्होंने इस मशीन को दिखाना है या उसका, तो सबसे पहले तो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एतमाद में लेना चाहिए। ऑपोजिशन की तमाम पार्टीज ने उनकी मशीन के ऊपर तफदात का इजहार किया है कि जिस तरह से इन्होंने 2018 का इलेक्शन जो है वो RTS सिस्टम के जरिए चोरी किया, अब ये आने वाला जो इलेक्शन है 2023 का वो इस जादू वाली मशीन के साथ चोरी करना चाहते हैं। आपने देखा कि जो कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए हैं उसमें PTI को किस बुरी तरह से शिकस्त हुई है पूरे पंजाब में, और फिर कुछ बाकी सूबे 75% मुल्क पर तो इस वक्त इनका कब्जा मुसल्लत है। हुकूमती कहते हैं कि हम हुकूमत है, लेकिन हुकूमत नहीं, वो तो इनका एक पॉलिटिकल कब्जा है, नाजायज कब्जा है। ये 2018 का इलेक्शन भी कामयाब नहीं हुए थे, इसी तरह से अवाम का मैंडेट चुरा कर आए। और मैं कुछ गुफ्तगू अपने दोस्त बैरिस्टर साहब की सुन रहा था,
तो वो तमाम एलिमेंट्स वही हैं जो पार्टियां बनाने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो पार्टी टस्का के इलेक्शन में रंगे हाथों वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोनों ने फैसले और जजमेंट्स दिए कि इमरान खान और बुज़दाद दोनों हुकूमतें उस वोट चोरी में मुलव्वस थी। आया और 2018 का इलेक्शन भी उन्होंने चोरी किया। क्या उनको किस चीज का मैंडेट हासिल है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन पूरी आवाम के ऊपर मुसल्लत करें, जिसको पूरी दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है, जिसको तरक्की याफ्ता ममालिक रिजेक्ट कर चुके हैं, जिसके खिलाफ जर्मनी में लेजिस्लेशन हो चुकी है। तो ये 2023 का इलेक्शन आवाम के जरिए नहीं, मशीनों के जरिए जीतना चाहते हैं। तो हम ऐसी हरगिज मशीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे कि ये अगला इलेक्शन भी एजेंसीज के साथ मिलकर और चंद उन लोगों के साथ मिलकर जो पाकिस्तान की सियासत में मतलब है कि वो रोल अदा करते हैं जो इंतशार की तरफ जाता है, हम इनको हरगिज चुराने नहीं देंगे। और पाकिस्तान के अवाम भी पता है आपको कि इस मशीन के बारे में अवेयर भी नहीं है। बलोच साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा आगे बढ़ते हुए, पॉइंट टेकन, आपकी बात मुझ तक पहुंच गई। मैं जरा उज़्मा कारदार साहिबा की जानिब अब आऊँगा। आप दोनों के मामले जो बातें थी, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो मैंने सुन लिया। उज़्मा कारदार साहिबा, ये क्या रवैये हैं जो हम थोड़ा सा समझने से कासिर हैं? जला दो, आग लगा दो, गिरा दो, मार दो, कोई ठीक नहीं है, हम ठीक हैं, कोई इदारा ठीक नहीं है, हम ठीक हैं, हमारी जमात ठीक है, हमारे वज़रा ठीक। इस तरह तो जमहूरी दौर में चीज़ें नहीं चला करती, बट इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट जो इस वक्त हम देख रहे हैं। आपको मीडिया भी आज बुरा लगता है, आपको इलेक्शन कमीशन भी बुरा लगता है। आपको कौन सा इदारा है, कौन सी चीज़ है जो PTI की नज़र में दुरुस्त है, सिवाय उसके अपने लोगों की? बहुत शुक्रिया अरसलान, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। हमारा तो मैनिफेस्टो पे सबसे टॉप पे जो था वो इदारों को मजबूत करना था, और हम आज भी उसी पे खड़े हैं। मुझे समझ नहीं आती कि तोते की तरह जो गिरदान हमारे इर्द गिर्द की बाकी पार्टीज हैं, ये वो काम है जो इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हम जब से आए हैं 3 साल से हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आए पार्लियामेंट में बैठें, हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की तरफ जाएं। आपने देखा है कि अवाम तंग आ गई है। 1970 के बाद से जो इलेक्शन होता है, हर पार्टी जो है जो हारती है वो वारवेला मचाना शुरू कर देती है कि धांधली हुई है। अब मुझे देखें कि इनकी अपनी मंतक मुझे प्लीज जरा समझा दें। हम अगर कंप्लेन करते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने अपना सही इलेक्शन मॉनिटर नहीं किया, तो वो उसको ये कहते हैं कि जी आप इदारों को के ऊपर आप फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं। और जब खुद ये कहते हैं कि 2018 में RTS का इलेक्शन था, चोरी कर लिया, सिलेक्ट हो गए, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, वो इलेक्शन कमीशन 2018 में वही था जो आज है, और ये आप लोगों की मुशावरत से ही इलेक्शन कमीशन है। तो उस वक्त ये गलत था, आज ये सही हो गया। तो कहीं तो आप ठहर जाएं कि कहीं तो आप आके तो एक पॉइंट पे, एक नुक्ते पे ठहर जाएं। देखिए, हमारी जो कोशिश सिर्फ यही है कि तमाम पार्टीज आए, तमाम मिलके बैठें। लेकिन चूंकि ये इलेक्शन कमीशन ने 37 हमें जो पॉइंट्स दिए थे, हमने बगौर उनका मुआयना किया। कल इनकी जो टेक्निकल टीम है इलेक्शन कमीशन की, वो उनकी जाके मीटिंग भी है वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्निकल टीम के साथ। जो भी मुझे उज़्मा साहिबा ये बता दें कि इलेक्शन करवाने से या इलेक्शन से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत का क्या लेना देना है? क्योंकि वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं, तो बस उन्होंने कर दी, वो दे दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उनकी सवाबदीद है, आगे वो जो मर्जी करें। वो इम्पोज कैसे कर सकते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कैसे कर सकते हैं, वो इलेक्शन कमीशन को के तहफ़्फ़ुज़ात को बेबुनियाद किस कैपेसिटी में कैसे, उनका काम है मशीनें बनाएं, फ़ोन बनाएं और टेक्नोलॉजी लेके आएँ। सारा का सारा जोर अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे है, बना दी, आप दे दें, लेट इट बी ऑन इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान। वजारत क्या है कि वो एग्जर्ट करेगी? यहाँ पे आप गलती पे हैं। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है। किस तरीके से इलेक्शन करवाना है, ये सवाबदीद पार्लियामेंट की है। ये पार्लियामेंट में जितनी भी पार्टीज बैठी हुई हैं वो डिसाइड करेंगे कि किस लाए अमल से इलेक्शन कराना है।
बाद में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना वो इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि वो डिसाइड करें कि उन्होंने मशीन से कराना है कि उन्होंने मैनुअल कराना है, ये पार्लियामेंट डिसाइड करे। उज़मा साहिबा, मैं अगर ये गुजारिश कर सकूं, पार्लियामान का भी ये काम नहीं है कि पार्लियामान डिसाइड करे, पार्लियामान का काम है पार्लियामान कानून साजी करे, उसके प्रॉपर तरीकेकार मौजूद हैं, वो कानून साजी फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉलो करेगा। कानून साजी तो है ही नहीं, आप तो ऑर्डिनेंस पे चल रहे हैं, आपका तो रवैया ही नहीं है कि आप कहीं कहते हो कि ऑपोजिशन आए बैठे, आप तो भगा देते हैं ऑपोजिशन को हर सिचुएशन से। और ऑपोजिशन जो है, हमने 3 साल से हम इनको कई दफा, आपको भी पता है, आपके सामने मीडिया पे आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, हमने हर तरीके से इनसे कोशिश की है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद इनसे कहा है कि आए, बैठे, इकट्ठे बैठे हमारे साथ, मिलकर हम उसकी तरफ जाते हैं। ये मैं ना मानूं, इसलिए आपको पता है इत्तेजाज आसन का जो अभी मीडिया पे उन्होंने जो स्टेटमेंट मीडिया पे आप ओपन देख लें, उन्होंने कहा था कि ये इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि 20 से 30 हजार इनके जाली वोट हैं जो हर हलके में मौजूद हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई तो फिर वो 20 और 30 हजार जो जाली वोट हैं वो नहीं भुगता सकेंगे। ये आपको पता है 20 साल से यही मशीन अमेरिका वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इंडिया में हो रही है, फिर आपके यहाँ पे श्रीलंका में हो रही है, बाकी 22 मुल्कों में हो रही है, तो हमें क्यों इश्यूज आ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा सब आपके नॉलेज में है कि यही मशीन इस्तेमाल हो रही है? मुझे अगर आप जानते हैं, आप मुझे बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि कहाँ ये मशीन, यही मशीन इस्तेमाल हो रही है? 167 ममालिक हैं और जिसमें से 11 मुल्कों ने फ़ैसला वापस लिया है, दोबारा वो दूसरी वोटिंग सिस्टम के ऊपर आए हैं, और 8 से 10 मुल्क हैं जहाँ पे ये एक्सरसाइज है। अमेरिका की इन्होंने एग्जांपल दी, तो वो जो मशहूर इलेक्शन था एल गोर वाला और बुश वाला, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आई और वोटिंग मशीन पे क्या हुआ, वो एक बात है। अच्छा ये बात है अमेरिका जैसे जहाँ पे इदारे मजबूत हो चुके हैं, यहाँ पे तो आज तक शोर है जिन्हें लोग फरिश्ते कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो शैतान होते हैं जो जैली वोट भुगताने आते हैं। तो यहाँ पे तो पहले शैतानों के हाथ में है, अब ये एक शैतानी चरखा लेके आना चाह रहे हैं जिसका नाम मशीन है। और ये कौन सी इनकी ये तुरम खान बने हुए हैं कि इनकी मर्ज़ी से जो मशीन्स हैं वो ही चलेंगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत कह रही है ये मशीन्स लें और इन्हीं पे इलेक्शंस होंगे। अब आप मुझे बताएं कि ये काम हुकूमत अगर एक मशीन भी वही सिलेक्ट करेगी, कौन सी मशीन होगी, उस पर क्या इलेक्शन होगा, तो वो हुकूमत इसका फाशिस्ट माइंडसेट है जो मुल्क के अंदर कलम को, कैमरे को बंद करना चाहती है, जो मुल्क के अंदर पार्लियामान को बंद करना चाहती है, जिन्होंने पहली दफ़ा तारीख के अंदर प्रेस गैलरी को नेशनल असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बंद किया है, जिस हुकूमत ने अपोजिशन के हर लीडर को धकेला है जेलों के अंदर और गालम गलोच के अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। कानून साजी का ये तरीका होता है? पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कानून साजी हमने की है, हमने इस मुल्क को मुत्तफ़िका आइन दिया है और मुत्तफ़िका सबको बिठाया है। हमने फिर उसके बाद आइन को रिवाइव किया है 18th अमेंडमेंट पे, सबको बिठाया है, छोटी छोटी जमातों को जिसके 1-2 वोट थे वो भी हमारे साथ बैठा है। तो जब कानून साजी होती है वो किसी का अपना ज़ाती मामला नहीं होता कि भाई जी हम कर लेंगे, हमारे पास अक्सरियत है। और आपके पास कानून साजी कहाँ है? आपने तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खोली है। रोज़ अलवी साहब जिन्हें 2 लाइनें अगर मैं कहूँ कि लेजिस्लेशन की ज़रा ड्राफ्ट करके दिखाएं नहीं आती, वो धड़ाधड़ ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके अंदर कानून साजी के मुरवजा कवानीन को आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, वो तरीक़ाकार ये है लोगों के साथ डायलॉग का आगाज़ करें। अगर आपने इंतखाबात के बारे में करना है, सियासी जमातों को एतमाद में लें। ECP ने आपके सामने 37 डिमांड्स रखी हैं, उसे मुतमईन करें। आप जो आज़ाद तंजीमें हैं इलेक्शन कंडक्ट करने की, उन्हें साथ लेके चलें। आप कौन होते हैं कि आप आएँ और जो आप चाहें वो हो जाएगा? क्या आप मुल्क फतह करके आए हैं? आप कोई मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी हैं? आपको तो सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं है।
आपने कोई कल का डाकू, कल का दहशतगर्द और कोई 20-25 आपने इधर उधर के मांगे तांगे के लोग इकट्ठे किए हैं अब्बू जी की मदद के साथ, और आप लगे हुए हैं कि आप अब मुल्क में कानून कर सकते हैं। आप कानून साजी सेनेट के अंदर आज आपकी अक्सरियत नहीं है, आप बलडोज करते हैं हर चीज़ को, बार बार कहते हैं पार्लियामेंट में आए, पर कब आता है आपका वजीर आजम पार्लियामेंट में? भाग्य ना कश्मीर पे आता है, ना अफगान पॉलिसी पे आता है। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि कल तो सदर पाकिस्तान पार्लियामान में मौजूद थे, आप लोग उनको भी नहीं बात करने देना चाहते थे, आप उनको भी नहीं सुनना चाहते थे। चलें वज़ीर आज़म को तो छोड़े, सदर पाकिस्तान को तो बैरिस्टर साहब सुन लेते। मैं जो सदर पाकिस्तान अरसलान साहब पीरी मुरीदी शुरू करवा दे, अब इनकी जमात में ये बड़ा मसला है पीरी मुरीदी का, तो ये कहें कि भाई सारे इमरान के मुरीद बन जाएं। अब इमरान किसका मुरीद है? हम नहीं मुरीद बनना चाहते ऐसे किसी की भी जगह पे जाके। तो अब अगर सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट को आके ये बात करे कि सारे इमरान खान के मुरीद हो जाएं, तो अभी आपको समझ नहीं आ रही कि ये शाहदूले की चूहियां क्या चाहती हैं? इन्होंने मुल्क को बंद करके रख दिया है। वैसे सब देखें आपकी बात अपनी जगह, लेकिन देखें थोड़ा सा मैं गुजारिश मेरी रहेगी हाश अल्फाज के इस्तेमाल पे। मैं वापस ले लेता हूँ जी, मैं वापस ले लेता हूँ। बहरहाल ये बड़ा आप अपनी बात सर आप कर रहे हैं, मैं आपकी बात से डिसएग्रीमेंट। शाहदुल्ला पीर है, मेरी बात सुन लें अरसलान साहब, शाहदुल्ला पीर के होते हैं, ये एक टर्म का नाम है जो जी मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूँ भाई। चले सर आगे बढ़ते हैं। बीबी चुप करें, उस्मा साहिबा बारी पे बोलिएगा ना प्लीज। उस्मा साहिबा मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप अपनी बात तब रखिएगा सामने। चेयरमैन बनाते हैं आप। उस्मा साहिबा आप अपनी बात रखिएगा सामने, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मैं जरा अली गौर बलोच साहब की मुझे अरसलान साहब बात करने दे, पहले पूरी करने दे। मैं कह लेता हूं जी, मैं शाहदोले की चुहियां नहीं कहता, मैं कहता हूं तंग नजर, बंद दिमाग, छोटे ज़हन के लोग, ये अब अपने मुल्क को नहीं चला सकते। इन्होंने मुल्क को बर्बादी की तरफ धकेल दिया है और ये पीरी मुरीदी नहीं हो सकती हमसे। ठीक, मुल्क को आइन के तहत चलने दे। चले मैं अली बलोच साहब की जानिब बढ़ूंगा। बलोच साहब क्या बाकी चीज़ें अपनी जगह पे अगर हम रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, नहीं है, इलेक्शन क्यों नहीं ये पहले भी जब इन्होंने पीटीआई ने धरना दिया आपके दौर में, फिर इंतखाबी इस्लाहात की बात हुई, आप उस वक्त इक़्तिदार में थे, क्यों किसी गवर्नमेंट ने भी ये स्टेप फॉरवर्ड नहीं किया कि आप एक ऐसा मैकेनिज़्म ले आएँ, एक ऐसा निज़ाम वज़ा कर दें कि इलेक्शन शफाफ हो सकें, उस शफाफियत हो और उस पर सबका एतमाद भी हो, सब उसके नताइज को भी तस्लीम करें? इसमें क्या मसला है कि ये मैं आपके दौर की बात कर रहा हूँ कि तब भी नहीं हो सका और आज भी बज़ाहिर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा? देखिए अरसलान, जब हम इलेक्शन की शफाफियत पर बात करते हैं ना, तो इस वक्त जो मीडिया पर जो बात चल रही है वो तो ईवीएम मशीन की बात चल रही है, लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि आपने शफाफियत पर सवाल उठाया है। देखिए शफाफियत का ताल्लुक दूर दूर से भी इस मशीन के साथ नहीं है। आपकी बात नहायत अहम है, लेकिन बात यह है कि ये हमारा अलमिया है कि पिछले 72 साल से आप देखें कि हमारे मुल्क में अभी मिसाल दी जा रही थी कि ये मशीन इंडिया में चल रही है जी, श्रीलंका में चल रही है। एक तो ये कि दुनिया के बहुत से कम ममालिक हैं जहाँ पर ये मशीन चलती है, लेकिन इनसे जरा ये पूछे कि इंडिया में कितने मार्शल लॉ लगे, श्रीलंका में कितने मार्शल लॉ लगे, कितनी दफा जो है वो उन ममालिक में मतलब है कि वो पार्टियां। अली भाई बात हम इलेक्शंस की कर रहे हैं, इनमें मार्शल लॉ नॉन मार्शल लॉ ये बात इलेक्शन का गहरा ताल्लुक मार्शल लॉ के साथ है, क्योंकि जो लोग मार्शल लॉ लगाते रहे हैं वो पॉलिटिकल, वो आर्टिफिशियल, वो मसनूई क़यादत मुल्क में लाते रहे। पार्टियां तोड़ते अब तो 13 साल से तो सर जमहूरियत है ना, ये तो मानेंगे। उस जमहूरियत में हाल ही में आपकी जमात इक़्तिदार में रही, उससे पहले बैरिस्टर साहब की रही, तो ये तो जमहूरी दौर चल रहा है ना सर? नहीं अरसलान साहब, ये दौर कतई जमहूरी दौर नहीं है, मतलब बैरिस्टर साहब भी बैठे हैं। 2013 से 18 जमहूरी दौर था सर। मेरी अगर आप बात मुकम्मल होने दें तो मैं आपको बात करूं। जी प्लीज सर। देखिए गुजारिश ये है कि जब ये पाकिस्तान की 72 साल तारीख में जब कभी भी जमहूरी हुकूमतें आई हैं,
वो मुक्तदर हल्के जो जमहूरी हुकूमतों को और अवामी लीडरशिप को पसंद नहीं करते, वो उन हुकूमतों को चलने नहीं देते। जिस वक्त 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब भारी मैंडेट लेकर आए, फिर किस तरह से अभी तो उनको 1 साल भी नहीं हुआ था कि उनके खिलाफ धरने शुरू करवा दिए गए। फिर आपने देखा कि किस तरह से व्हाट्सएप के ऊपर जो JIT कमेटी बनी, किस तरह से उनको अरबों रुपए के इल्जामात लगाकर फिर अकामा के ऊपर उनको नाअहल करार दिया गया। पहले नाअहल करार दिया गया, बाद में उनके खिलाफ ट्रायल्स लाए गए, पूरे खानदान को पाबंदे सलासत और जेलों में बंद कर दिया गया। फिर जेलों में बंद करने के बाद भी जब उनकी पार्टी को ना हरा सके तो फिर 2018 के इलेक्शन में धांधली करवाई। अगर बादले ने ख्वास्ता कोई जमहूरी पार्टी या कोई जमहूरी लीडरशिप 4-5 साल के लिए आ भी जाए तो फिर उस बात की भी उनको सजा दी जाती है कि आप लोग क्यों जीत कर आए और आप लोग कामयाब क्यों हो गए। इसके लिए जरूरी है कि हमारे वो मुक्तदर हल्के शफाफ इलेक्शन एक सूरत में हो सकते, वरना तो तदबीरें ढूंढती जाएंगी, कभी EVM मशीन के जरिए, कभी RTS सिस्टम बंद करके, कभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उठा करके, कभी धुंध डाल के। ये वो मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके जरिए से इलेक्शन हारे जाते हैं। इस हुकूमत की अगर आपने पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाना हो तो आप देख लें कि जो ये हालिया पिछले दिनों में ज़िमनी इंतखाबात हुए, इन्होंने 12 में से 11 सीटें जो हैं वो बहुत बुरी तरह इनको शिकस्त। तो KPK में परवेज खट्टर साहब, मैंने आपकी सारी बात सुन ली। मेरा एक सिर्फ छोटा सा सवाल होगा मुझे, और मुख्तसर सा जवाब बेशक इस पे दे दी। 2008 से 2018 जमहूरी दौर था या नहीं था सर? देखिए 2008 बाद जमहूरी दौर की नहीं, मैंने आपको एक बात की है कि अगर जमहूरी हुकूमतें और जमहूरी लीडरशिप अगर बरसरे इक़्तिदार इनकी सब कार्रवाइयों के बाद आखिर मुल्क आ भी जाए तो ये उनको चलने नहीं देते। मोस्टली टाइम वहाँ मौजूदा, मैं आपको बता देता, आप कह रहे हैं कि मौजूदा दौर जमहूरी, अगर ये जमहूरी दौर होता सर तो सवाल बिल्कुल मेरा बहुत छोटा मुख्तसर सा है। मैंने तो कहा जमहूरी दौर था या नहीं था, आप कह दें नहीं था या था सर। अरसलान साहब ये दौर जमहूरी नहीं है, इनकी मैं ये तो दौर नहीं है ना सर, ये तो आपने कह दिया। मैंने सुन, मैं 2008 से 18 की बात कर रहा हूं सर। ये 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ठीक है। उस वक्त परवेज मुशर्रफ को आपको पता है कि अवाम ने और वकला ने सारों ने उनके खिलाफ तहरीक चली, स्टैब्लिशमेंट बेबस हो गई और उनकी बेबसी में पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनी और ऊपर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। उसके बाद फिर इन्होंने अपनी दोबारा से रीप्लान किया सारा निजाम, और आज जो काफ लीग का रेप्लिका जो है वो बरसरे इक़्तिदार है, जिसमें ये मतलब है कि जिसको आप PTI को इनकी काबीना देख ले, इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो परवेज मुशर्रफ की काबीना से आए, फिर उनमें से या कुछ लोग हैं जो पीपल्स पार्टी से इन्होंने अली भाई आपकी काबीना में कितने लोग थे जो परवेज मुशर्रफ की दौर की काबीना में भी थे? अब अगर हम उस पर चले जाएं, जो हमारी पार्टी थी आपको पता है कि सर ये अभी की बात है ना, ये तो कोई इतना तो हाफजा कमजोर नहीं है ना सबको। भाई आप तो पूरी की पूरी काबीना PTI कहाँ नजर आती, मुझे बताएं काबीना में PTI के लोग कितने हैं? फवाद चौधरी PTI का बंदा है, PTI का बंदा है, मुझे दिखाएं इनके एक एक वजीर का नाम, मुझे खुसरो बख्तियार PTI का बंदा है, मुझे फवाद चौधरी साहब तो बैरिस्टर साहब के पार्टी के बंदे रहे हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। अली भाई मैं एक ब्रेक की जाने जी, माजी में रहे हैं ना सर को, तो अब कौन कौन सी पार्टी में नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं आऊँगा जी, उस पर मैंने ज़रूर बात करनी है। अभी मैंने मीडिया अथॉरिटी बिल पे आना है, मैं एक ब्रेक की जाने सर बढ़ूंगा, मुख्तसर सी ब्रेक है, मैं उसके बाद उज़मा साहिबा से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा, और उसके अलावा मैंने एक कमेंट लेना है तीनों मेहमानों से ऑन दिस मुजव्वज़ा जो कानून है मीडिया के हवाले से, उस पर ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। उज़मा साहिबा बहुत बात हमने कर ली, बड़ी तफसील से कर ली, मुझे ये बताएं कि क्यों नहीं, मैं आपकी जमात से ये तवक्को करता था कि मुशावरत, कंसेंसस, बैठ के बात करके एक ऐसा तरीक़ाकार, एक ऐसा निज़ाम आ जाए जिस पे कोई उंगली ना उठा सके। मैं बड़े वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आज आप लेके आ रहे हैं,
और इसलिए लेके आ रहे हैं कि कन्विंस्ड के इस तरह से आपने कहा जैसे खुद अपनी गुफ्तगू में भी कि उनके पास जाली वोट हैं और ये जाली अगर ऑपोजिशन के ख़त्म हो गए तो यू श्योर शॉट के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगली हुकूमत बनाएगी। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर आप ही लोग और खान साहब भी शायद फिर डी चौक पे बैठे हुए कह रहे होंगे कि हमारे साथ ज़्यादती होगी। वाई कांट वी हैव अ सिस्टम जिस पे सबका एतमाद हो और कोई उंगली ना उठाए, सब रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करें। ये सभी जमातों का मसला है कि कोई भी नहीं मानता, जो इक़्तिदार में होता है वो कहता है हाँ अभी ठीक हुआ है, बस हम किसी भी तरह आ गए हैं, लेकिन वैसे ठीक नहीं होता। अरसलान, सबसे ज्यादा तंग तो पाकिस्तान की अवाम है। वो कहते हैं ये क्या मुसीबत है कि बार बार इलेक्शन करवाएं, फिर उसके बाद धांधली का रोना रोएं, फिर उसके बाद हमें कुछ हमारी जिंदगियों के पब्लिक इश्यूज पे बात करने की बजाय फिर आपस में ये एक दूसरे को एग्री विद यू कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा अवाम तंग हैं और वो अपने रोजमर्रा रोजगार, रोटी, पेट्रोल, चीनी, आटा, उसके मुतालिक आपसे सवाल पूछते हैं। ये आपने दुरुस्त कहा। मुझे प्लीज मेरी जरा अगर बात अगर मुकम्मल जी प्लीज आपको पता है कि मैं वैसे भी स्काइप पे बैठी हुई हूँ। प्लीज मैम। देखिए आपके ये जो दोनों मेहमान हैं, ये तो मीठा मीठा हफ और कड़वा कड़वा थू। आप खुद अंदाजा लगाएं कि इनकी हुकूमतें जब रही हैं तब ये बड़े खुश थे, तब कोई सिलेक्टेड नहीं था। अब ये अपनी जो अदारे हैं उनको बदनाम करने पे तुले रहते हैं कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत है तो ये इन्होंने पीछे इंजीनियर करके तो इनको सिलेक्ट करके लेके आए हैं। खुद इनकी हुकूमतें थी तो हर चीज ठीक थी, अवाम का मैंडेट भी ठीक था, सब कुछ ठीक था। तो ये इनके दोगलापन है, ये इनके जो है अपने लिए कुछ और असूल है, लोगों के लिए कोई और असूल है। बात सारी ये है कि ये चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस बंद कर दिया जाए। अगर अकाउंटेबिलिटी बंद कर दी जाए, इनके केसेस सारे जो है रफा दफा कर दिए जाएं, फिर ये खुशी खुशी आके हमारे साथ टेबल पे बैठ जाएंगे और हमारे साथ तमाम मुज़ाकरात जो है वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अरसलान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो 23 साल स्ट्रगल की थी वो करप्शन के अगेंस्ट की थी और ये कौम को वादा किया था कि जब मैं आऊंगा तो मैं तमाम आपका जो लूटा हुआ पैसा लोग लेके गए हैं मैं उसका हिसाब किताब आपको दिलवाऊंगा। तो दिया क्यों नहीं अभी 3 सालों में मैडम? तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है ये भगौड़े इनकी आधी नून लीग की आधी से ज्यादा जो इश्तिहारी लीडरशिप है वो बाहर बैठी हुई है, सब भागे हुए और इन सब के जो है किसके दौरे इक़्तिदार में गए हैं, किसने भेजा है, कैसे गए हैं, लोगों के केसेस चल रहे हैं जी। किसके दौरे इक़्तिदार में गए हैं जो बाहर बैठे? ये देखे ना, ये अब हमें कौम को इसका भी जवाब देना पड़ रहा है। हमें तो ये बताया गया था कि वो बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पे हैं, अब वहां जाके ना कोई प्रोसीजर कराया। मुझे तो शौकत खानम के डॉक्टर्स की अहलियत पे शक हो रहा है मैडम कि अगर आपको ऐसे बताया जाता है और आपको पता ही नहीं होता और एक बंदा ऐसे आपको धोखा देके चला जाता है, इतनी बड़ी हुकूमत, पंजाब हुकूमत अंडरटेकिंग देके गए थे, एफिडेविट साइन करके कोर्ट में गए थे, तो अब कोर्ट के थ्रू हम इनको जो है अब शहबाज शरीफ जिन्होंने साइन किया था बताए ना किधर है। अच्छा मैडम, मैं बिकॉज आई एम लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम, तो मैं क्विकली ज़रा उसको मीडिया जो बिल है उस पर, वैसे सब मेरे पास वक्त बड़ा महदूद है। अब बात यह है कि मामला चूँकि हमसे रिलेटेड है, अगर मैं उस पर ज़्यादा बात करूँगा तो बड़ा गैर मुनासिब लगेगा। आपकी क्या राय है, मुझे सिर्फ आप ये बता दें। देखिए, जब फाशिस्ट निज़ाम होता है उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि ख़बर को रोका जाए ताकि जो करतूतें हैं, जो काले और स्याह अमाल हैं वो लोगों तक ना पहुँचे, और वही किया जा रहा है। देखें, अपोजिशन को तो चलें जी आप जेलों में डाल लें, ये जो पार्लियामेंट के अंदर हज़ारों की तादाद में सहाफ़ी और हज़ारों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन है, क्या वो अपोजिशन है? यही वो कैमरा है जिसने इमरान खान को हीरो बना के पेश किया था, जिसकी वजह से इमरान खान इस जगह पहुंचा है। और हर एक के साथ इमरान खान का इंटरव्यू है कि करप्ट हुकूमत, बदकिरदार हुकूमत, आमरीत, फाशिस्ट हुकूमत जो होती है वो इनके ऊपर, सहाफ़त के ऊपर पाबंदी लगाती है। इमरान के हज़ारों क्लिप्स मिलेंगे। अगर आज सारे सहाफ़ी इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद हैं और इमरान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो ये कौन सी अपोजिशन पे आप इल्जाम लगाएंगे? वैसे सब आपका पॉइंट आ गया, वैसे सब कोई बात पूछेंगे, पॉइंट टेकन। मैं सर आगे बढ़ूंगा, वक्त मेरे पास बड़ा महदूद है बैरिस्टर साहब, बाकी मेहमानों की राय नहीं आ सकेगी, बाकी मेहमानों की राय नहीं आ सकेगी। देयर आई अप्रिशिएट द फैक्ट जो पीपल्स पार्टी का दौर था, बेतहाशा तनकीद हुई, इनके लोग मौजूद भी होते थे, सुनते भी थे, जवाब भी देते थे,
और बज़ाहिर किसी किस्म की कोई पाबंदियाँ नहीं लगती रही। बलोच साहब, आपने भी एक अपने तय कोशिश की थी, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स, बट लेकिन आज आप लोग खड़े हैं, अच्छी बात है, हम चाहते हैं हमारे साथ इज़हार यकजहती किया जाए। हमें तब जुर्माने भी करवाए गए, बहुत कुछ किया गया, फिर वो कहाँ गए साहब, अब किसी को इल्म भी नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि जो अपना सूरत-ए-हाल है इस वक्त, जो वो बिल लाया जा रहा है जिससे कि पाकिस्तान की सहाफत की और हक और सच की बात की तालाबंदी के लिए लाया जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला वो इस हुकूमत के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। अरसलान देखें, एक तो बात यह है ना कि एक हम कह रहे हैं कि एक कानून साजी लाई जा रही है जिसके जरिए आप तमाम की जबानें बंद कर दी जाएंगी और आपके मुंह से वही कुछ बुलवाने की कोशिश की जाएगी जो वो खुद चाहेंगे। ये मैं कह रहा हूँ कि ये वो असल मार्शल लॉ है, सिविल मार्शल लॉ है, जो इन कठपुतलियों के जरिए आप सहाफत पर भी कब्जा लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये लेजिस्लेशन तो आप लेकर आ रहे हैं। अली भाई, पॉइंट आ गया, वक्त बहुत कम है सर, पॉइंट टेकन। मेरी गुजारिश, मैं बात समेट रहा हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि इससे पहले सहाफियों को उठाया जाता है, सहाफियों को शुमाली इलाका जात की सैर करवा के छोड़ दिया जाता है, सहाफियों को गोलियां मारी जाती हैं, सहाफियों को वज़रा शादी की तकरीब में थप्पड़ मार देते हैं, इनके लोग टॉक शोज में आते हैं और डाइस के ऊपर जूते रख देते हैं। मकसद ये है गुजारिश करने का कि ऑफ द रिकॉर्ड और कानून साजी किए बगैर भी तो ये सब कुछ किया जा रहा है। तो हमारी उस्मा साहिबा से एक जुमले में जवाब ले लेता हूं। अली साहब, पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो जाएगा बिल्कुल मेरे पास, आई एम एक्सीडिंग द टाइम लिमिट। मैं उस्मा साहिबा, यहाँ भी कह दीजिए कि गलत हैं सारे, हम गलत हैं, ऑपोजिशन हमारे साथ अगर इज़हार यकजहती कर रही है तो हम गलत हैं, ऑपोजिशन गलत है, और जो बिल है यही वाहिद मसले का हल है। उस्मा साहिबा को मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, बट बहरहाल उनका एक मौक़िफ़ है। वी आर एक्सीडिंग द टाइम लिमिट। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का यहाँ पर। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।